नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत संजीदा विषय पर हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। बात यूँ हुई कि मैं एक महफिल में बैठी थी। वहाँ हम सब उम्रदराज लोग थे और बात चल रही थी कि हमें विल करनी चाहिए या नहीं। और विल क्यों करें हम? मतलब बड़े सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग तो एकदम लड़ने पर उतारू हो गए। उनका कहना था, नहीं हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल झगड़ा नहीं करते और ये नहीं है, इनमें आपस में बहुत प्यार है, तो हमें तो विल की कोई ज़रूरत नहीं। फिर एक जन उनको समझा रहे थे कि नहीं नहीं, विल करना ज़रूरी है, बाद में किसने क्या देखा इसके बारे में बात कर रहे थे। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में, आज मैं आप सब लोगों के साथ इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिला पुरुष दोनों जानें कि विल के लिए क्या चीज़, क्या अधिकार, किस तरीके की भावनाएं भी इसमें बहुत मायने रखती हैं। रखना चाहिए, थोड़ा सा ज़िंदगी में स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने शहर के मशहूर जो जज रह चुके हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और इसके अलावा जो है गैस ट्रेजेडी में आप कमिश्नर रह चुके हैं और सेक्रेटरी लॉ भी आप रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जिसे सालसा भी कहा जाता है, आप हाई कोर्ट जबलपुर में रहे हैं। आपको रीअपॉइंट किया गया जुडिशियल मेंबर ऑन 6 फैब को एमपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, जो आपने 5 वर्ष काम किया और उसके बाद भी आपको लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली इसमें एक मेन बात ये बताती हूँ कि आप हैं मिस्टर दिनेश नायक। नमस्कार। और आपके बारे में ख़ासियत ये है कि आप बहुत सोशल सर्विस भी दे चुके हैं और अभी वर्तमान में आप फ्री काउंसलिंग करते हैं, लोगों को उनके अधिकार बताते हैं। और इसके अलावा जब वो पोस्ट पे थे तब भी वो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कि विल कैसे की जाए, क्या नहीं किया जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए, बच्चों को उनके अधिकारों के लिए अवेयर करने के लिए कैंप लगाते थे। तो मैं दिनेश नायक जी से पूछना चाहूँगी आज के सवाल जो मैंने अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी मतलब रिश्तेदारों सबसे, क्योंकि मैं देखती हूँ जिसको परेशानी होती है वो उन्हें बुलाता है और वो विल उनकी तैयार करवा देते हैं और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हम तो कभी भी कहते हैं नहीं नहीं, हम एक कागज़ पे, सादे कागज़ पे लिख देंगे और ऐसे विल लिख दी जाएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नायक साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और हमने आपको थोड़ी तकलीफ़ दी, लेकिन विषय ऐसा था कि हम इस पे स्वयं बात नहीं कर सकते थे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि विल लिखी ही क्यों जाए? देखिए, आजकल विवादों का समय है। छोटी-छोटी सी बातों में परिवार में विवाद हो जाते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, परंतु जब वो नहीं रहते हैं और बिना वसीयत के वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं जी। और प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट्स होता है, उस पे जब वसीयत नहीं होती है, तो उन बच्चों को, परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फेस करने का मतलब विवादों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर विल नहीं की है और अब आप संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। उसकी प्रोसीजर बहुत लंबी है। आप उसका सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट की फीस देंगे, फिर आप एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करें कि हम लोग इतने उत्तराधिकारी हैं, हमारे पिताजी ये मकान छोड़ गए, इसमें हम चारों का बराबर बराबर हिस्सा है। तो बेटर ये है कि इस प्रक्रिया में हमारे बच्चे उलझे रहे। आज के ज़माने में किसी के बच्चे अमेरिका में हैं, किसी के बच्चे लंदन में, किसी जी, के जी, हाँ, एमपी में सही हैं। कहा आपने। अगर इन लोगों के पास वसीयत नहीं, तो वो कोर्ट की पीसीओ में आएंगे, अपने बयान देंगे, ये देंगे, फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट देंगे, फिर स्टाम्प्स का पैसा देंगे। तो बेटर है कि सबसे अच्छा विकल्प ये है कि भविष्य में विवादों का में ना उलझे। हमारा कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य विवादों में उलझे, विल करना एक सबसे अच्छी बात है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, विल नहीं करेंगे, परंतु विल के बाद आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो जो जी हाँ, परेशानी है ये तो महसूस बात करेंगे। सही है। बीइंग ए जज, बीइंग ए लीगल एडवाइज़र, बीइंग ए परिवार का वरिष्ठ सदस्य, मैंने ये महसूस किया कि जब वसीयत नहीं करते हो, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इवन जजेस के परिवार के लोग भी आते हैं कि हमारे हस्बैंड तो कुछ ही नहीं कर गए। उस समय जब हम उनकी संपत्तियों को नामांतरण कराते हैं, तो हमको बहुत दिक्कत, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। अच्छा। कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए विल करना एक अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि आजकल मैं एक देख रही हूँ, आज की यंग जनरेशन बड़ी उतावली में है, बहुत जल्दबाजी में है। तो कई बार क्या होता है कि वो लोग जो ना है माँ-बाप पे प्रेशर बनाते हैं कि विल लिख दी जाए। पर चलिए हम सब, आपन सबको बुरा लग सकता है कि अरे अपने बच्चे विल मांग रहे हैं। ठीक है, वो सोचते होंगे कोई बीमारी या किसी वजह से हाँ, अगर माँ बाप ना रहे तो विल के लिए हमको दिक्कत होगी।
पर क्या इस तरह का दबाव बनाना उनका सही है और हमें उनके दबाव में विल बनानी चाहिए? देखिए, अगर वो दबाव में बिल बनाना चाहते हैं, तो उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके दबाव में कोई बिल बनाई गई है या वसीयत ओके। बनाई गई। परंतु हाँ, मेरा एक कहना ये है, अगर किसी परिवार में, बच्चों में अंदर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, उनके मन में कुछ न कुछ क्लेश होने की संभावना है, भविष्य में विवाद होने की संभावना है। वो ये नहीं कहना चाहते कि हमें जो प्रॉपर्टी है हमें यही चाहिए, पर हाँ आप वसीयत कर दीजिए, नहीं तो हमको बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसा वो कहते हैं वो ठीक है कि आप वसीयत कर दीजिए, परंतु ये वसीयत कर दीजिए अगर वो कहते हैं तो वो पूर्णतः गलत है। वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, फिर वो आ जाएंगे वृद्धजनों के उसके अंतर्गत, और वृद्धों के साथ अत्याचार की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। इसलिए वो ये अच्छा। प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये मकान मुझे दिया जाएगा, ये बड़े भाई को, उसने इसको पाला, उसने मैंने पाला, ये नहीं। परिवार में सभी सदस्य माँ बाप के लिए, हर बच्चा उनके लिए बराबर है। बराबर होता है, किसने सही। कितनी सेवा करी, किसने क्या किया, ये बिल के लिए नहीं देखा जाता। तो मेरा अगला सवाल जो है इसी बात को लेकर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ना कई लोग क्या करते हैं, बड़े प्रेम में, विशेष प्रेम में आके अपने बच्चों को, उनकी विल लीक हो जाती है, ठीक है, और विल लिखने के बाद अब बच्चों को भी पता है कि विल में क्या है, माता पिता ने भी लिख दिया है, उनके बाद जो है बच्चों का व्यवहार माता पिता के प्रति बदल जाता है, मतलब वो दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो और ऐसी परिस्थिति में माता पिता जो है पुनः विल बदलने की इच्छा रखते हैं। जी, रख सकते हैं। नहीं, वो तो रख सकते हैं, लेकिन सपोज वो जब बदलने की इच्छा रख रहे थे, आपसे बताया कि नायक साहब मैं विल बदलना चाहता हूँ, और उसके पहले ही वो गुजर गए, तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, अगर वो बिल बदलना चाहते हैं तो उनको अपने जीवन काल में ही प्रथम बिल को निरस्त करके सेकंड बिल में लिखना पड़ता है कि मेरी पहली बिल कुछ कारणोंवश मैं निरस्त कर रहा हूँ, अब मेरे विचार परिवर्तित अच्छा, हो वैसा चुके। लिखना हाँ, जरूरी है। विचार परिवर्तित हो चुके, इसलिए ये मेरी द्वितीय बिल है। पहली बिल को मैं दिनांक कितने को लिखी, वो निरस्त की जाती है, ये बिल लिखी जाती है, और इन परिस्थितियों में मैं अपनी ये बिल परिवर्तित कर रहा हूँ। वो परिस्थिति डाल सकते हैं, क्योंकि बिल उनके मरने के बाद खुलेगी। बिल कभी भी जीवित रहने की अवस्था में ना तो सामने वाले को बताई जाती है, ना पढ़ के सुनाई जाती है कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं। ये बात अलग है कि भावना बस, प्रेम बस आपन उस बात को वो ऐसा डिस्क्लोज होता कर ही देते हैं, है, होता। हाँ। पर ऐसा है कि बता डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए। बिल के बारे में सबसे बड़ी तो चीज़ जो ये है हम विल कि लिखते आपके हैं, मन में मनमुटाव ना आ जाए, एक भाई के दूसरे भाई के प्रति, बहनों के प्रति, कि अरे हमारे पिताजी दोनों भाइयों को दे दिए, अब कि हम तो आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें देना चाहिए। ये भावनाएं आती हैं, आफ्टर डेथ आती है, आफ्टर थॉट भी आती है, डेथ के समय भी आती हैं। हमारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है कि हम आखिर मेरे को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, जैसे किसी ने, कोई भी माता पिता ने, सपोज वैसे ऐसा होता है, वैसे तो हम कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, पर फिर भी क्या होता है, कुछ माता पिता को किसी विशेष बच्चे से विशेष लगाव होता है। जैसे उन्होंने 70-30 की दो बच्चों में, एक को 70 दिया, एक को 30% दिया, तो क्या 30% वाला उनके गुजरने के बाद क्लेम कर सकता है कि इसको 70% दिया तो मेरे को भी बराबरी देखिए, से अगर मिलना चाहिए? वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, माता ने खुद कमाई है या पिता ने खुद अपनी आय से अर्न की है, एक एक पैसा कहाँ से आया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में पिता को हक है कि वो भले ही दोनों बच्चों को ना दे, 70 या 30 भी ना दे, वो सीधी की सीधी पूरी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को दे सकता है। आपको भी दे देगा, मुझे भी दे देगा, और उसमें वो दोनों केस नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की कमाई। परंतु अगर इनहेरेंट में आई है, हमारी को पार्सनरी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा और दादा बाबा पिता के ज़माने से वो प्रॉपर्टी चली आ रही है, तो फिर ऐसे केसेस में वो अपना अधिकार मांग सकता है कि मेरे को तो दादाजी के समान ज़माने में इतने % राइट्स आ गए थे। तो वसीयत करते समय दो प्रकार की वसीयत होती है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ की जो, और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो पूर्व दादाओं के ज़माने से आती है। उसमें दादा पिता की मृत्यु के बाद वो हक पिता के सारे बच्चों में बराबर बढ़ जाता है। अच्छा, चाहे पत्नी हो फिर भी? हाँ, पत्नी भी हो, पत्नी का हक पति के साथ जुड़ता है, एक ही हक होगा। 4 भाई हैं, चारों भाई में बराबर वो बटेगा। इनहेरेंट में आती है। वो इनहेरेंट भाई को पार्सनरी प्रॉपर्टी जो हमारे संयुक्त परिवार के आई है, और जो सेल्फ एक्वायर है उस प्रॉपर्टी हम किसी को भी दे वो सकते हैं। उसमें क्लेम कर सकते हैं बच्चे की, हाँ, हमारे उसमें दादाजी की क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है। पेट में बच्चा जब रहता है तब से उसके राइट्स एक्वायर हो जाते तो हैं। ऐसे में कई बार माँ और बच्चों में भी तो कोई केस चल सकता है। होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, माँ और बच्चों के केसेस आते हैं। मेरे बीइंग जुडिशियल उसमें शिप में कि सब मेरे पिताजी को या दादाजी को, मेरे पिताजी को प्रॉपर्टी यहाँ से मिली थी,
और उनकी डेथ के बाद पूरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ ने रख ली है, मुझे मेरा हक देना जाए, तो उसके लिए फिर उसको बिल को भी वो चैलेंज करेगा कि ये बिल है, पर इस बिल में उनको इतनी संपत्ति देने का अधिकार था, 50% अच्छा। देने का अधिकार था, 30% था, बाकी ओके, पूरी ओके। नहीं दे सकते थे वो, क्योंकि पूरी में तो मेरा अधिकार मेरे पेट में आने के समय से ही हो गया था। इसलिए ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने के लिए विल करना आज की आवश्यकता। अच्छा, कुछ माता पिता जो है अपनी आधी संपत्ति बच्चों के नाम करते हैं और कुछ वो समाज सेवा के लिए रख देते हैं। अब ये उम्मीद किससे की जाए, या तो वो ट्रस्ट में दे ही दे पहले से तो बात और है, और सपोज वो लिख के चले गए कि ये ट्रस्ट को दी जाएगी, ये ऐसा ऐसा है और इतनी संपत्ति मेरे बच्चों को दी जाएगी, तो बच्चे उसको हड़प सकते हैं? देखिए, हमारी वसीयत है, अगर दोनों बच्चे में बराबर बराबर हिस्सा है और थर्ड जिस व्यक्ति को ये संपत्ति ट्रस्ट की जा रही है या जो व्यक्ति वसीयत रखा हुआ है, तब जो ये वसीयत पढ़ के सुनाएगा तो ये बताएगा कि आप दोनों को तो इतना ही मिला है, बाकी प्रॉपर्टी इस संबंधित ट्रस्ट को दान की जा रही है, फिर वो उसका बंटवारा होगा और वो जो हिस्सा ट्रस्ट को दिया गया है वो ट्रस्ट को, वो जो वकील साहब रहेंगे, जो जज साहब रहेंगे, जो परिवार के मुखिया रहेंगे, अन्य सदस्य रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, कोई भी व्यक्ति रह सकते, वो उस वसीयत के आधार पे वो हड़पने का प्रयास करेंगे तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हो सकता है सामने वाले को वो दबाव डाल दें, प्रेशराइज कर दें, खरीद लें, आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है, खरीद लें कि तुम तो यार गोल करो इसको, ट्रस्ट को देने की जरूरत नहीं, तो वसीयत ही गोल कर दो। हाँ, तो वसीयत ही साफ कर देंगे। परंतु जब वसीयतनामे को लेकर नामांतरण कराने राजस्व अभिलेखों में जाएंगे तो राजस्व अधिकारी भी तो देखेगा कि अरे आपको इतना दूंगा, मैं ये वाला नहीं दूंगा, ये तो ट्रस्ट को जाएगी, तो मैं आपका नामांतरण सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पे करूंगा, राम के नाम पे और श्याम के नाम से, बाकी जो बची रामचंद्र जो संस्था को दी गई है वो मैं आपके नाम से ट्रांसफर नहीं करूंगा, संस्था को राजस्व अभिलेखों में ट्रांसफर करूंगा। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, जैसे मैं जैसे एक आम नागरिक हूँ, तो प्रोसीजर क्या होती है, हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे विल बनानी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए और कैसे गलत हाथों में ना पड़े, जिससे वो हो सकता है वो बच्चा पहले विल देख ले और वो देखे कि उसमें मेरे भाई को ज़्यादा मिला है तो विल बदल दे। तो ऐसी हालत में विल बनाई कैसे जाती है और उसको रखना किस तरीके से, पोशीदा चर मतलब छुपा के कैसे रखे जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब हमको बिल बनानी पड़ती है एज ए बीइंग ए एडवाइजर, बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए समझदार व्यक्ति, ये समाज सेवक के नाम से अगर मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वसीयत कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए सबसे पहली प्रोसीजर है कि जिस आदमी को वसीयत करना है, आजकल लोग अवेयर नहीं है, इसीलिए मैं जब लीगल सर्विस अथॉरिटी में था तो मैं गांव-गांव में लोगों के पास जाता था, अच्छा, लोगों को बताता था। अच्छा, गांव वालों को भी विल करनी चाहिए, वो करने तो का करते ही अधिकार नहीं है, होंगे। उनको राइट्स है, उनको पता नहीं रहता है, वो छोड़ जाते हैं, फिर लड़ाई होती है, मारपीट होती है, नकली वसीयतें बनती हैं। ऐसा नहीं है, मैं अपने ही छोटे से परिवार में हूँ, बाहर में मेरे गाँव में प्रॉपर्टीज हैं चाचा दादाओं की, वो दोनों के पास एक एक वसीयत है। क्यों? अच्छा, दोनों का अलग अलग दोनों भाइयों दोनों सगे भाइयों के बच्चे हैं, दोनों के पास वसीयत है, दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं, मेरी वसीयत सही है, मेरी वसीयत सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ने रजिस्टर्ड करा लिए, तो लोग कहते हैं कि वसीयतनामे को रजिस्टर कराना चाहिए, उसकी अथेंटिक ज़्यादा रहती है। मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि वसीयत जो है दोनों में ही, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों में 2 गवाहों की इंडिपेंडेंट विटनेस की जरूरत होती है, जो स्वतंत्र 2 गवाहों की, एक राइटर की जो लिखता है और एक जो वसीयत करता है, 3 लोगों ने उस आदमी के दस्तखत, मतलब जो वसीयत लिख रहा है उसने अपनी वसीयत लिख ली, इसके बाद उसने 2 गवाहों को बुलाया ने उनके सामने लिखी, गवाहों को बुलाया। अच्छा, कोई ज़रूरी है कि वो वसीयत उनको पढ़वाई जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और जब वो कोर्ट के सामने वसीयत आई तो वो ये कह तो सके इसमें क्या लिखा है, अन्यथा कहेंगे कि इन्होंने आँख मूंझ के दस्तखत कर दी, तो वो प्रूफ नहीं होगी, और वो दूसरा नकली लिए बैठा है, वो अपना नकली वसीयत को। तो क्या एक एक कॉपी दोनों गवाहों को भी दी जाती है? गवाहों को दी नहीं जाती है, उस समय पढ़ के दस्तखत करा दी जाती है। अच्छा, वो लोग पढ़ के लेते हैं कि हाँ ये है, ठीक है। गवाह ऐसे होना चाहिए जो आपके विश्वसनीय हो, ऐसा नहीं है कि वो पलट जाए, नहीं, इसलिए कि इनको स्नेह हो जाए कि सामने वाला। अब मान लिए उनने वसीयत लिख दी, 2 गवाहों ने साइन कर दिए, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी? उसके बाद प्रोसीजर होगी कि गवाह अपने किसी परिचित व्यक्ति के पास, ऐसे स्वस्थ प्रसन्नचित व्यक्ति के पास रखी जाए। मोस्ट प्रोबेबली लोग वकील के पास, अधिवक्ता के पास रखते हैं। हाँ। और ऐसे नॉलेजेबल अधिवक्ता के पास, फिल्मों में देखा है कि एंड में वो वकील निकल के आते हैं, वो फिर वकील आते हैं और ये आपकी वसीयत। हाँ, पर ऐसा है कि अपने वकीलों को पता होता नहीं है। जनरली वसीयत घर में रख ली जाती है,
बता दिया जाता है कि मेरी वसीयत यहाँ रखिए, पत्नी है तो भैया जरूरत पड़े तो खोलना। नहीं, जैसे पत्नी है या पति है, हाँ, पत्नी भी कमाऊ है, अगर पत्नी के पास भी एसेट्स हैं तो फिर क्या कहते हैं, पत्नी अपनी वसीयत अलग दोनों लिखे और अलग-अलग पति लिखेंगे, अलग लिखे। अलग, और दोनों की और जॉइंट है। अगर सपोज पति पत्नी दोनों में से एक ने वसीयत नहीं लिखी, दूसरे ने लिखी, हाँ, तो फिर कैसे फिर करेंगे? क्या होगा कि एक ने लिखी है, उसकी संपत्ति तो उसके लिखे अनुसार बढ़ जाएगी, पत्नी की जो रह जाएगी तो उसके जो बच्चे हैं, जो राइट्स हैं, और अगर पति जिंदा है तो उसमें किसका कैसा हक होगा, ये कानूनी के द्वारा आपने को डिसाइड करना अच्छा, पड़ेगा। पति को नहीं पति ट्रांसफर को होगी? ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होती है वो प्रॉपर्टी। अच्छा, लेकिन तीनों को जब ट्रांसफर, पति की उसके डेथ 3 होती बच्चे हैं, हाँ, तो तीनों बच्चों को बराबर बराबर बटेगी। लेकिन जब पति की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली सारी संपत्ति पत्नी को मिल जाती है। नहीं, पत्नी एंड बच्चे, अच्छा, बच्चे भी शामिल होते हैं हाँ, उसमें? बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, मैं अगर बिना सोचती थी वसीयत के मरा है हाँ, तो वो पत्नी के साथ दोनों बच्चों को जाएगी, निर्वसीयत को अच्छा, पूरे बच्चों को जाएगी। मतलब पत्नी चाहे वो का लड़की हो। मैं सॉरी डिस्टर्ब करी, बीच में इंटरप्ट करी, पर मतलब ये है कि पत्नी का दर्जा जो है बच्चों के बराबर हो गया। जी, ये तो ठीक है, चलिए जी, ऐसा ठीक है, कानून है तो जी, हम जी, क्या करेंगे। जी, अच्छा, जी। अब जैसे कोई एक मकान है, वो 2-3 भाई हैं, उन तीनों के नाम हो गया सपोज, है ना। अब उस मकान उन तीनों के बाद अपन जैसे निकल लिए, चल दिए भैया, लेकिन अब उसके बाद उन तीनों में अब ये बात हुई कि एक ने कहा नहीं अभी अपन मकान नहीं बेचेंगे माँ बाप की याद में, दूसरे ने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, तीसरे ने कहा नहीं मुझे तो अभी ज़रूरत है, मुझे तो बेचना है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो गुजर गए जैसे। अब क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ पार्टीशन सूट होता है बंटवारे के लिए। तो अगर किसी भूमि के संदर्भ में बंटवारा है तो रेवेन्यू कोर्ट में आप जाएंगे, और रेवेन्यू कोर्ट में आप जाके केस लगाएंगे कि साहब हमारा बंटवारा कर दिया जाए। रेवेन्यू कोर्ट अपना सीमांकन करेगी, डिमार्केशन करेंगे, बंटवारा कर देगी। वो बड़ा इजी होता है एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में। पर जहाँ पे मकान होते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त विवाद होता है कि अच्छा वाला कमरा कौन लेगा, राइट साइड का कमरा कौन लेगा, लेफ्ट साइड का कमरा, एक किचन है वो किचन के बगल वाला कमरा कौन लेगा, बाथरूम वाला कमरा कौन लेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नहीं, जैसे उनको बेचना हो, एक को बेचना हो, दो को नहीं अब एक को बेचना। बेच रहा है तो वो अपने राइट्स को बेच सकता है, जो उसके राइट्स मिलने वाले हैं उसको, कि मैं अपने इस मकान का 1/3 हिस्सा बेच रहा हूँ। तो वो पर कैसे बेच सकता सामने है? वाला सपोज वो अलग सामने अलग वाला नहीं है सामने तो। वाला जब खरीदने वाला है वो कहेगा मैं कैसे, कौन सा मिलेगा आपको, भैया आप पहले बंटवारा करवा लो, आप सिविल कोर्ट में तो जाके। मतलब अगर हाँ, हम जाते हैं वे वसीयत लिखते हाँ। हैं तो हमें मतलब 3 बंटवारे भी करना चाहिए। हाँ, बंटवारे भी करना चाहिए कि इस तरफ का हिस्सा जैसे इसका, लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं बच्चों पे कि हाँ। नहीं वो झगड़ेंगे नहीं, तो मतलब ऐसा मतलब यह है कि एक मकान के हम 2 भाई हों तो 2 पार्ट करें और फिर 2 भाई को दे, या 3 भाई हैं तो 3 पार्ट करें और तीनों के नाम अलग अलग करें। हाँ जी। बिकॉज Just- और लेकिन वो अगर कमरों के हिसाब से नहीं हो सकते 3 पार्ट, तो लैंड के हिसाब से होगा। हाँ, ये क्या होता है कि देखिए मैं इधर उधर का उदाहरण तो नहीं दूंगा, मेरे खुद 2 बच्चे हैं, दोनों इंडिया में नहीं रहते, मेरा एक मकान है। अब वो 1200 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा मकान नहीं है। अब 1200 स्क्वायर फीट के मकान को मैं ज़मीन के आधी ज़मीन का हिस्सा इसके उसके हिसाब से मैं बांटूंगा, तो एक को कमरा मिलेगा और एक को बड़ा कमरा मिलेगा, उसके ऊपर का इसको राइट साइड को मिलेगा। तो बेटर ये है कि वसीयत में ही मैंने लिख दिया कि जब तक मेरी पत्नी जीवित रहेगी वो इसके उत्तराधिकारी रहेगी, उसकी मरने के बाद दोनों भाई मिलकर संपत्ति को बेचकर अच्छा। और इसका पैसा बराबर बांट लेंगे। अच्छा, इसके अलावा और ऐसा कोई benefit वसीयत नहीं। लिखी जा सकती है कि मेरे बाद, जैसे आपने कहा कि अगर बिना वसीयत के चले गए तो मतलब वो जो है पति की वसीयत, तो उसमें से हिस्सा जो है दोनों को बराबर मिलेगा, पत्नी और बच्चों को। अगर उन्होंने वसीयत में लिख दिया कि मैं अपनी पत्नी को ही इसका उत्तराधिकार देता हूँ, तो फिर बच्चे तो हक नहीं मांगेंगे। बिल्कुल राइट नहीं रहेगा। पत्नी एकमात्र राइट होगी, फिर पत्नी उसकी वसीयत करेगी। अच्छा, बच्चे ये नहीं कहेंगे कि पापा ने ये संपत्ति मुझे दे दी, पापा ने कहाँ दी, बोले मेरे को दिए, मेरे मरने के बाद तुमको मिलेगी। या समझदार व्यक्ति इस प्रकार की वसीयत लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को मिलेगी। अगर मेरे मरने के पहले मेरी पत्नी मर जाती है तो मेरे मरने के बाद ही बच्चों को मिलेगी। सिक्योर कर दिया राइट। सपोज पत्नी जॉब नहीं करती और कोई एसेट्स उसके नहीं, पर उसके पास एक एसेट में उसके पास बहुत जेवर हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या पति जब वसीयत लिखेगा तो उसके जेवरों को इंक्लूड करेगा अपनी वसीयत में? देखिए वो उसका स्त्री धन है, वो उसके राइट्स हैं। वो पत्नी जो है उसको पत्नी का स्त्री धन है, यह संपत्ति उसी के पास रहेगी। सीधा है, एक लाइन लिखेंगे कि हमारे पास मेरी पत्नी, और पत्नी चाहे तो अपनी मृत्यु के पहले ये संपत्ति किसी को भी बांट सकती है। वो चल संपत्ति, सपोज वो चली गई और वो जेवर पड़े रह गए तो वो पति को मिल जाएंगे। वो जेवर पड़े रह गए तो वो पति और बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड होंगे।
अच्छा, पति और बच्चों में बच्चे डिवाइड में होंगे। डिवाइड होंगे, मतलब क्योंकि पति वो को, लॉकर में है, लॉकर खुलेगा, वैल्यूएशन तो होगा। पति को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे? अगर अपने को नॉमिनी नियुक्त कर गई है, पति को के नाम से वसीयत कर गई है या बैंक के लॉकर में नॉमिनी कर गई है, तो पति को राइट्स होगा कि वो लॉकर से जेवर निकाले और उसको जिसको देना चाहे उसको दे। ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एक पार्टनर है जिसके नाम संपत्ति है और उसकी डेथ हो जाती है और उसकी संपत्ति जो है दूसरे पार्टनर के नाम होती है, तो बच्चों के नाम होती है। अब कोई एक तीसरा रिश्तेदार या उन्होंने गोद दिया या उनका बहुत प्रिय है, वो भी है और वो उसको उन्होंने कुछ दे दिया, पर अगर मान लो बच्चों ने उसके बाद वसीयत छुपा ली और वो थर्ड पर्सन जिसको वो लोग देना चाहते थे, जिसने उनकी सेवा की थी, तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि किसी को तो मालूम ही नहीं है कि वसीयत हुई है, वसीयत छिपी है, तो नेचुरल है कि यही माना जाएगा कि निर्वसीयत मारा है वो, क्योंकि वसीयत छिपा ली गई है। और ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, वसीयत छिपा ली जाती है, ये निर्वसीयत है। वो दोनों भाई, देखिए, मेरे को तीसरे व्यक्ति के प्रति संवेदना है, मेरे को तीसरे व्यक्ति प्रति से बहुत ही स्नेह है, तो मैं उसको संपत्ति देता हूँ। अगर किसी थर्ड व्यक्ति ने संपत्ति से, बेचारे उस तीसरे व्यक्ति को तो पता नहीं है कि ऐसी वसीयत लिखी गई थी, उसके पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसके लिए बेटर यही है कि उस संपत्ति का बंटवारा वो जो 2 लड़के हैं उन्हीं को होगा, वो तीसरे को नहीं मिल पाएगी बिना वसीयत के। अच्छा अच्छा, एक सवाल बहुत आजकल तो ये बहुत हो रहा है, सपोज जैसे घर की जो बहू है वो लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गई, डाइवोर्स नहीं हुआ और इसी बीच उसके पति की भी डेथ हो गई। अब ये जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो अब जो संपत्ति है, जो इनहेरेंट वाली बात आपने बोली थी कि दादा नाना के ज़माने की, वो जो बहू है वो कोर्ट में जाती है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, तो क्या उसे देना पड़ेगा? अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो पति का जितना हिस्सा बनता है उसका पूरा पति अधिकार, का नहीं, दादा नाना वाली दादा संपत्ति, नानी की संपत्ति में जो पति का हिस्सा होता है वो इसको उनके मिलेगा। 4 भाई हो गए ना, हाँ। चारों भाई में बटा, इसका जो हिस्सा होता है उसमें उसके राइट्स होते हैं, और उसके बच्चे हैं तो उसके राइट्स भी उनके बराबर हो जाते हैं। अच्छा अगर तीन पत्नी प्लस 2 बच्चे हैं, भले वो अलग रह रही है। अच्छा, ये बताइए, तो जो मतलब जैसे वो बहू है, वो बहू तो अलग रह रही है, बच्चे दादी बाबा के पास रह रहे हैं, तो जो संपत्ति रहेगी वो बहू में और बच्चों में बराबर से बटेगी या बहू पे सीधी चली जाएगी? देखिए, बच्चे नाबालिग हैं तो उसके संरक्षक माँ रहेगी। माँ रहेगी। सपोज माँ नहीं है, दादी बाबा दादी बाबा हैं तो उसके बच्चों के संरक्षक दादी बाबा रहेंगे, और बिना जिला न्यायाधीश के, सत्र न्यायाधीश गलत बोल गया, जिला न्यायाधीश के बिना अनुमति के अगर संरक्षक बच्चों के हितों में संपत्ति बेचना चाहता है, उनके खर्चे के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, तो कोर्ट की अनुमति के बगैर उस संपत्ति को ना तो विक्रय कर सकता है, ना किसी को दे सकता है। वो सिर्फ संरक्षक का है, उनके पालन पोषण में ही उससे प्राप्त होने वाली आय से उनका भरण पोषण करेगा। अच्छा, मान लीजिए बच्चे बहुत गरीब हैं, सब हैं, लेकिन उन्होंने माता पिता से बहुत दुर्व्यवहार किया, सब किया, और माता पिता ने रुष्ट होकर अपनी सारी संपत्ति दान करके चले गए, ठीक है, और मतलब गुजर गए, तो क्या ऐसे में बच्चे जो कि नीडी हैं, तो क्या वो मांग कर सकते हैं? देखिए, उनकी माता पिता की स्वयं एक्वायर प्रॉपर्टी है, वो मांग नहीं कर सकते। अगर वो वसीयत करके किसी थर्ड व्यक्ति को दे गए और बच्चे ने उनके साथ जो अत्याचार किए हैं उसकी सज़ा तो उनको भुगतनी पड़ेगी, और वो मांग नहीं कर सकेंगे। अगर सिर्फ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो मांग कर सकेंगे, परंतु माता पिता की संपत्ति है खुद की संपत्ति है तो नहीं मांग। हाँ, हमारी मर्जी, हमें नहीं देना, हमें जिसको देना। होता है, नहीं देते हैं बहुत सारे। अच्छा, ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाता है जब विल नहीं होती? विल नहीं होती है तो फिर विल नहीं होती है तो संपत्ति का फिर नॉशनल बंटवारे के लिए लिखा जाता है, फिर उसमें कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस मीन्स आपकी रेवेन्यू जमीन है तो आप तहसीलदार के कोर्ट में जाएंगे, आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी है उसके बंटवारे के लिए आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। अचल संपत्ति है, बिल्डिंग है, मकान है, और चल संपत्ति है, फ्रिज है, टीवी है, कैसे बांटा जाएगा? हाँ, ये बात मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे घर में भी जो एसेट्स हैं, जैसे गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 2-2 4-4 गाड़ियां हैं, और ये है, विल में मोस्टली लोग ये बात भूल जाते हैं, तो इनका बंटवारा कैसे होगा? इनका बंटवारा ये है कि मैं अपनी चल संपत्ति में वाहन है, कार है, फ्रिज है, ये मैं इसको दे रहा हूँ, ये कार इसको दे रहा हूँ। अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा? हाँ, सब लिखना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें? हाँ, लिखना पड़ेगा। हम कार का ट्रांसफर किसके और नाम नहीं से लिखा तो फिर वो क्या करेंगे? उसको बेच के फिर उसको बेच के उसका बराबर बराबर पैसा बांटेंगे। नहीं तो एक कार के 3 टुकड़े तो होंगे नहीं, एक फ्रिज के 3 टुकड़े तो होंगे नहीं। हाँ। तो ऐसा है कि फिर इसके बेटर यही है कि आप
एक ऑर्डर ले लें कोर्ट से, या आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें कि हम इस संपत्ति को बेचकर और हम जो है इसका जो भी पैसा आएगा बराबर बराबर बांट अच्छा, लेंगे। अभी तक तो मैंने एक नॉन लीगल स्त्री की तरह आपसे बात की और सारे प्रश्न जो मैंने एक आम औरत की तरह पूछे आपसे, लेकिन आप कोई विशेष बात बताना चाहते हो हम लोगों को जो मुझसे छूट गई हो तो आप बताइए। देखिए, मैं विल के बारे में। किस विल के बारे में या वसीयत के बारे में सभी को, चाहे वो हमारे कैमरामैन हो, चाहे आप हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों या आपके बच्चे हों, जिसके नाम से जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, बालिग हों, नाबालिग नहीं, बालिग हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने सही समय में अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत को तैयार करके रखना चाहिए, भले ही वो बाद में उसको बदलते रहें। आज के समय बीमारी है और मृत्यु हाँ, ये कभी भी सवाल हो मेरे सकती है। दिमाग में आया। सपोज बच्चे ने बहुत बहुत ग्रो किया 40 साल की उम्र तक, और माता पिता भी ऐसे कोई बूढ़े बहुत नहीं हैं। 40 साल की उम्र तक उसे पता चला कि अब वो 6 महीने में कैंसर से वो ख़त्म होने वाला है। उसके पास बहुत एसेट्स हैं, तो उसकी संपत्ति, मान लो उसने शादी की या नहीं की, तो किस तरह से विल का बंटवारा होगा? उसकी विल का बंटवारा। उसकी विल का बंटवारा, जब उसने शादी नहीं करी है और वो विल कर रहा है, तो जिसको देगा वैसा होगा। और मान लो अगर वो विल नहीं लिख नहीं पाया, लिख पाया है तो उसके जो नियरेस्ट रिलेटिव है, फर्स्ट, हमारे हिंदू लॉ में एक प्रोविजन हुआ है, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी। जैसे पिता है तो माता पिता को जाएगी, नहीं है तो भाई को जाएगी, उसके जो भाई लोग हैं, या भाई के बच्चे हैं तो उनको जाएगी। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हायर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसी श्रेणी बनी हुई है हिंदू। अच्छा, और पति पत्नी मतलब उनके बच्चे और पत्नी हो और उसने विल नहीं लिखी हो, अब तो माता पिता भी क्लेम कर रहे हैं और पत्नी भी क्लेम कर रही है, तो देखिए, किसके पास जाएगी? पहला राइट्स तो पत्नी और बच्चों का ही होगा, जी। क्योंकि माता पिता का, का भी क्लेम बनता है उनके साथ रहे, परंतु इसे पूरा 100% राइट्स नहीं बनता है। तो ये कि कुछ वो तो भरण उनको मिलेगा ना। हाँ, मिलने के लिए इसीलिए नहीं मिलेगा कि वो उनके पति की सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो सारी संपत्ति पत्नी को, बच्चों को जाएगी। परंतु अगर वो लोग स्वेच्छा से चाहें तो माता पिता को भी दे सकते हैं। माता पिता चाहें तो कि साहब हमने इसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, निर्वसित भरा है, हमारे राइट्स भी इसमें है, इसके हमारी पैसे से बना या है, हमें जरूरत है। हमें जरूरत है, तो फिर वो कोर्ट में जाके कोर्ट से अपने अधिकारों के लिए लड़के अपने पक्ष में फैसला करवा सकेंगे। अच्छा। परंतु ये बिना कोर्ट के जाए, आपको निर्वसियत के केसेस में जहाँ को संबद्ध डिस्प्यूट होता है, या माँ बाप भी हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, या पत्नी भी हो, तो उन सबको फिर अपने अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। उनको अपने अधिकारों के लिए कि साहब हमारा भी राइट्स हो रहा है। माँ बाप को भी ये बताएंगे कि साहब हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, ये मकान है, ठीक है, उसने हमारे लिए हमको अपने साथ रखा, घर में रखा, परंतु हमको हमारा भी इसमें राइट्स करे होना। इसलिए वृद्धजनों के अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो आया है, इसीलिए आया है कि बच्चे माँ बाप को कहीं भगा ना दें। अच्छा, ठीक, इसलिए न, इसलिए पर फिर भी ऐसे केसेस तो हो रहे हैं, इसके बारे में हो रहे। हम देखिए, मैंने कह रहा बाद कानून में क्यों बात बनता करते है? हैं। आवश्यकता ही क्या जननी है? आविष्कार की जननी। आविष्कार। ऐसी तरीके से कानून काहे की जननी है कि कानून क्यों बनता है कि जब देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, तो कानून बनते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं, बहुत सारे लाज कानून आ हाँ, चुके हैं। मैंने ये बात इसलिए रखी कि हम लोग जो आम लोग होते हैं कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों के नाम से डरते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की दिनेश नायक जी से विल के बारे में, पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत जल्दी उनको अपने इस चैनल पे बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम आम नागरिक, जो हम अवेयर नहीं हैं कानून से, जो हमारे लिए बनाए गए हैं, जैसे स्त्रियों संबंधित, बच्चों के संबंधित, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे क्या अधिकार हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर मुझे लिखें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं नायक साहब को दोबारा बुलाऊंगी और हम उनसे इन सारे प्रश्नों के जवाब लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सामग्री जुटाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो क्या आपका एक सब्सक्राइब नहीं बनता?